नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। करीब 5 दिनों तक नक्सलियों के कब्जे में रहे सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह की घर वापसी हो ही गई, लेकिन रिहाई के इस पूरे घटनाक्रम में इंडिया न्यूज ने जो जिम्मेदारी और जवाबदेही से काम किया है, उसकी देश भर में प्रशंसा हो रही है। दरअसल इंडिया न्यूज ने जवान की रिहाई में अहम भूमिका निभाई है। सबसे पहले नक्सलियों ने फोन कर इंडिया न्यूज रिपोर्टर के शंकर को जंगल में बुलाया। निर्भीक और जाबाज रिपोर्टर के शंकर जंगल में 10 किलोमीटर अंदर तक बाइक से पहुंचे और फिर राकेश्वर सिंह को अपनी बाइक पर बिठाकर जंगल से बाहर लाए और बाद में उन्हें बीजापुर जिले के एक ही थाने के डीआईजी के सुपुर्द कर दिया गया। सरकार की ओर से बातचीत के लिए बुलाई गई 2 सदस्यीय टीम के सदस्य पद्मश्री धर्मपाल सैनी और गोंडवाना समाज के अध्यक्ष तेलम बोरैया की मौजूदगी में बिना शर्त नक्सलियों ने सीआरपीएफ जवान तारकेश्वर को रिहा कर दिया। इंडिया न्यूज के संवाददाता के शंकर सुकमा अपनी बाइक पर राकेश्वर सिंह को नक्सलियों के इलाके से बाहर लेकर आए और एक के बाद एक एम्बुलेंस में उनको बीजापुर लाया गया। उधर उनकी रिहाई की खबर मिलते ही उनके घर पर जश्न शुरू हो गया। जवान राकेश्वर सिंह ने इंडिया न्यूज को दिल से शुक्रिया कहा है। निकल चुके हैं अब, जो कि काफी नजदीक हैं। कैसा फील कर रहे हैं आप और इंडिया न्यूज को क्या कहना चाहेंगे आप? इंडिया न्यूज़ में थैंक यू बोलूँगा, जिन्होंने इतना मतलब कि कष्ट रह के मेरे को छुड़वाने के लिए आया। और कैसा फील कर रहे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। और परिजनों को कोई मैसेज देना चाहेंगे सर इंडिया न्यूज को? बताना है कि सब ठीक। जी हाँ, वहीं छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल का जवान की रिहाई पर क्या कहना है, ये हमारी रणनीतिक जीत है, ऐसा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है। जिसके तहत हमारे जो अधिकारी जिनको जिम्मेदारी दी गई थी वो लोग एक सफलतापूर्वक इसको क्रियान्वयन किए और धर्मराज सैनी जी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पद्मश्री हैं, और उनके अगुवाई में लोग गए थे और सकुशल वापस लौटे हैं। इसके लिए मुझे इस बात का संतोष है कि वो वापस लौटे। पूरे परिवार के लोग भी चिंतित थे। पिछले दिनों उनकी माताजी से मेरी बात भी हुई थी और इस बात की प्रसन्नता है कि वापस आए और उनको सबको जो इसमें जुड़े हुए थे इस अभियान में, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। जी, हम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे। जवान राकेश्वर सिंह की रिहाई तो हो गई, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि सुकमा के जंगलों में शहीद हुए उन 22 जवानों का बदला कब लिया जाएगा? क्या अब देश में नक्सलवाद के खिलाफ आखिरी लड़ाई लड़ने का वक्त आ गया है? जवानों की शहादत के बाद छत्तीसगढ़ पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि जल्द ही हम नक्सलियों के इसका बदला लेंगे। पहुंचाना विगत कई सालों से हम देख रहे हैं, धीरे धीरे हम अपनी पोस्टों को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। मैं 2019 से गृह मंत्री हूं, मैं देख रहा हूं 2 साल के हम काफी अंदर गए हैं, लॉजिस्टिक को भी बढ़ाया है और रोड को भी अंदर तक पहुंचाने का हमने प्रयास किया है। जी, आप सुन रहे थे देश के गृह मंत्री अमित शाह को, जिन्होंने कहा है कि माओवादियों की इस मुठभेड़ के बाद मारे गए 22 जवानों का बदला लिया जाएगा। बदला लिया जाएगा, इतना ही नहीं, माओवाद को खत्म किया जाएगा, नक्सलियों को ढेर किया जाएगा। जी हाँ, हमारे साथ इस पर चर्चा और बहस करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। जी हाँ, लेकिन एक मेहमान, खास तौर पर मेहमान जम्मू से भी हमारे साथ जुड़ेंगे। जी हां, जम्मू से जुड़ेंगे राकेश्वर सिंह के परिवार के सदस्य। लेकिन आपके टीवी स्क्रीन पर, जी आपके टीवी स्क्रीन पर सीआरपीएफ के पूर्व एडिशनल डायरेक्टर जनरल यानी कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पीके मिश्रा साहब हमारे साथ हैं। मिश्रा साहब, आपका स्वागत है। और हमारे साथ जम्मू से
हमारे सहयोगी अजय जंड्याल। अजय, आप परिवार के लोगों के साथ हैं। मुझे जानकारी मिली है कि आपके साथ इस समय जिसको इंतजार है अपने सुहाग का, जिसको इंतजार है अपने बेटे का और किसी को इंतजार है अपने भाई का, पूरे परिवार के साथ आप हैं। हम चाहेंगे मिश्रा साहब, मैं आपके पास आऊंगा और सारी बारीकियों पर चर्चा होगी और बहस होगी कि आखिर क्या ये सीआरपीएफ के फैमिलियराइजेशन की गलती थी कि एक बड़ी चूक हुई, इंफॉर्मेशन बिल्डिंग, इंफॉर्मेशन गैदरिंग में कहीं चूक हुई। इसको लेकर हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन इस समय सीधा हम चलते हैं जम्मू, जहां पर उत्सव सा माहौल है। जी हां, तारकेश्वर सिंह के घर पर अजय जंड्याल मौजूद है। अजय, हम चाहेंगे कि सबसे पहले वहां परिवार के सदस्यों से बात कराएं और उनकी पत्नी मीनू मनहास, जी हां, कुंती देवी उनकी मां, और इसके साथ साथ उनके भाई सुमित सिंह, तीनों से आप बात करें। लेकिन मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल मीनू जी से होगा। मेरा सवाल आप उनसे पूछिए कि आखिर उनकी गली में चांद अब वो कब देखने वाली हैं? उनके पति, उनका सुहाग कब पहुंच रहे हैं जम्मू? क्या उनकी कोई बातचीत हुई है? जी मनीष जी, बिल्कुल आपने सही कहा, और ये वही परिवार है जो पिछले 6 दिनों से लगातार परेशान था। मगर कल जब दोपहर बाद इंडिया न्यूज़ पर यह खबर मिली कि खासतौर पे इंडिया न्यूज़ के जांबाज हमारे जो साथी हैं शंकर, उन्हीं के साथ जो है राकेश्वर सिंह जो है वो अपने इलाके में, मतलब सुरक्षित इलाके में पहुंचे हैं। ये परिवार है, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तारुफ करा दूं, ये जो राकेश्वर सिंह की माताजी हैं, सबसे पहले वो हैं, क्योंकि कई दिनों से हम इनको भी देख रहे थे, ये परेशान थी, रो रही थी, कुछ कर नहीं पा रही थी क्योंकि वो अपने बच्चे से दूर थी और कुछ हो नहीं पा रहा था। उनके साथ उनकी पत्नी मीनू मनहास, जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि एक कहीं ना कहीं एक सैनिक की पत्नी होने के नाते इनमें भी वही हिम्मत थी कि इनको पूरा इन्होंने सोचा था कि ये वो वापस आएंगे और माइस्ट के जो चंगुल से निकलकर वापस वो सुरक्षित आएंगे। सुमित मनहास, जी हाँ, उनके छोटे भाई लगातार कई दिनों से अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, साथियों के साथ मिलकर यही सोच रहे थे कि कैसे हो पाए ये वहां पहुंचे। वहां से ये आपको बता दूं कि इनका पूरा परिवार जो है, इनके जो फादर थे, इनके जो रिलेटिव हैं, चाचा जी हैं, दादाजी हैं, ये सब डिफेंस फोर्सेस में रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड वैसा है। मगर सबसे पहले मीनू से बात करूंगा, क्योंकि जो आपने पूछा कि इन्हें चांद अपनी गली में अब कब दिखने वाला है, कब इनका इंतजार खत्म होने वाला है। मीनू, मुस्कुराहट आपके चेहरे पर आज वापस लौटी है, क्या कहेंगी? चांद कब वापस आ रहा है, कब आप अपनी गली में इंतजार करेंगी? इंतजार तो है, जब भी आएंगे। इंतजार तो अभी तक है, जब तक घर नहीं आते। बात हो पाई? जी, बात हो रही है। क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं अभी? कुछ नहीं, ठीक है, वो कहते मैं ठीक हूँ, सेहत ठीक है, खाना टाइम पे खा रहे हैं। खुशी है? इतने दिन का इंतजार, और खासतौर पे पता ही नहीं था क्या होने वाला। हाँ, खुश भी हैं हम सब, पूरी फैमिली खुश भी है, पर दुख भी है खुशी के साथ साथ। दुख इस बात का है कि उनके जो 22 जवान शहीद हुए हैं, उनमें से कुछ जवान जो हैं वो उनकी 210 कोबरा के थे, वो उनके साथी थे, उनके दोस्त थे, साथ में उन्होंने नौकरी की है। फर्स्ट फैमिली उनकी वही थी, हम तो सेकंड फैमिली हैं। कहीं तो कहीं दुख भी है, और उनके परिवार वालों को जब देखो, हमें तो चलो 5 दिन के बाद वो वापस मिल गए हैं, बट उनको कब मिलेंगे वापस, कभी नहीं। मतलब मैं उनके परिवार के प्रति भी कुछ बोल नहीं सकती, पर चलो भगवान उनको हिम्मत दे, हौसला बढ़ाए उनका जीने की। मनीष, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि भारत की खासियत और खूबी यही है कि भारत का हर एक नागरिक जो है वो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहता है। और सोचिए, इनके पति 5 दिन बाद वापस आए हैं, मगर दुख इनको इस चीज़ का भी है कि उन्होंने अपने साथी जवान, जो साथी उनके सैनिक हैं, उनको खोया है, और उस चीज़ का सदमा, उस चीज़ का दुख इन्हें भी है। जी अजय, हम चाहेंगे कि उनकी माता जी, जी हाँ, माता राम कुंती देवी हैं, वो कुछ कहना चाहेंगी। क्या उनको इस बात की जानकारी है कि राकेश्वर सिंह के रिहा होने, जी हां, बंधक बजाए जाने के बाद अगवा किए गए थे, और जिस तरह से उन्हें रिहा किया गया, इसमें इंडिया न्यूज की भूमिका, हमारे रिपोर्टर शंकर सुकमा की जो भूमिका रही है, क्या इस बात की जानकारी माताराम को है? बिल्कुल, मैं उनकी माता से भी मुनीष जी बात करूंगा, मगर पहले मैं उनकी पत्नी से एक बार फिर बात करूंगा, क्योंकि कल इन्होंने मुझे कहा था कि
उस शंकर जो हैं उनका भी धन्यवाद किया था, और खासतौर पे एक बार उनसे मिलने की इच्छा इन्होंने जताई थी। क्या कहेंगे विनोद शंकर के बारे में? कल किस तरह से इंडिया न्यूज पे आपने देखा, और उससे पहले भी हम आपके पास बार बार आए हैं, आपको जो भी वहां से इंफॉर्मेशन मिलती थी आपको मिलती रही है। हाँ, मैं सबसे पहले इंडिया न्यूज़ का, उसके बाद मैं शंकर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने उनको वहाँ से अपने साथ बिठा के लाया है। मतलब मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और शंकर से आप कह रहे थे कि मिलने की इच्छा आपकी है। जी जी, मिलने की इच्छा है। मैं अब भी बोल रही हूँ, जब भी वो कभी जम्मू आए तो प्लीज़ हमें कंफर्म कर दें, हम उनसे मिलने ज़रूर जाएंगे, उन्हें घर लाएंगे। जी हाँ, और आप मेरे साथ मुनि जी, उनकी माता जी हैं, ये बताइए कि जब 5 दिनों तक कोई जानकारी नहीं थी, कुछ हो नहीं पा रहा था, उस वक्त क्या लग रहा था, और उसके बाद ये खुशी जब आई उसके बाद कैसा हुआ? जो 5 दिन पीछे गुजरे बहुत मुश्किल से हमारे गुजरे, बहुत दुख, ऐसे मुश्किल हो रहा था हमारा, बहुत ऐसे कोई खाने का मन नहीं कर रहा था, कोई कुछ नहीं, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा दुख था। अब इस 5 दिन के बाद 6वां दिन हमारे लिए बहुत खुशी का आया जब सुना हमने पे उन्होंने छोड़ दिया उनको। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, छत्तीसगढ़ वाले मीडिया वालों का और सरकार जम्मू के मीडिया वालों का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। ये बताइए कि अब बेटे से बात हुई आपकी भी, क्या कहा उन्होंने? वो कुछ नहीं कहा, ऐसे ही बोले मामा ठीक हो? मैं हाँ ठीक हूँ। मैंने बोला आप कैसे हो? हम ठीक है, खाना खाया? हाँ खाया। अब थोड़ी संतुष्टि है कि अब इंतजार भी खत्म होगा, जल्दी मुलाकात हो रही है? हाँ, अभी तो थोड़ा इंतजार भी है, और हम ऐसे बोले जल्दी से जल्दी मुलाकात हो हमारी उनसे। आपके घर में एक शादी भी है सुना? हाँ, शादी भी है, उसके चचेरे भाई की शादी भी है। अभी ऐसे टेंशन में सभी बैठे थे, कोई काम नहीं कर रहा था, कोई कुछ नहीं कर रहा था, टेंशन बहुत ज़्यादा, सभी को टेंशन थी, हमारे परिवार को। पूरा परिवार इस चीज को लेकर, आपको बता दूं मुनीष जी कि कहीं ना कहीं परेशान था। शादी का माहौल रहा ही नहीं था, क्योंकि 1 महीने के अंदर यहाँ पर शादी है, और उसके बाद जब इस तरह से राकेश्वर सिंह जी का जब वहां से अगवा होना, उसके बाद सब कुछ यहाँ पे बदल गया था और सब परेशान थे। मगर आज जब 24 घंटे पहले जब ये खबर आई, उसके बाद से एक बार फिर लग रहा है कि माहौल उत्सव का है। जी अजय, जिस तरह से मीनू जी हाँ, राकेश्वर की पत्नी मीनू ने कहा है कि वो शंकर से बात करना चाहती हैं। इस वक्त शंकर सुकमा, जी हाँ, जो कि अभिनंदन के पात्र हैं, जिन्होंने ये सारे पूरे ऑपरेशन में, जी हाँ, राकेश्वर सिंह की रिहाई के पूरे उसमें उनकी जो भूमिका रही है, उसको लेकर अजय मैं चाहूंगा कि आप अपना मोबाइल स्पीकर मोड पर करें। हमारे साथ शंकर सुकमा जुड़े हुए हैं, वो अगर शंकर से बात करना चाहती हैं तो इस वक्त देश का सवाल देख रहे लाखों करोड़ों दर्शक, आखिर वो क्या सुनना चाहती हैं, कैसे हुआ, उनकी एक इच्छा है कि वो शंकर से, अगर शंकर जम्मू आए तो मिले। तो मैं चाहूंगा अजय की स्पीकर फोन पर मीनू जी की शंकर से बात कराएं। शंकर, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। शंकर, अब अगली आवाज आपको मीनू मनहास की, राकेश्वर सिंह जी की पत्नी मीनू मनहास आपसे बात करेंगी। शंकर जी, जो आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं। हेलो जी हेलो, कैसी हैं आप? हेलो हेलो, कैसी हैं? जी हेलो। मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? जी मस्त हूँ। और जिस तरीके से अब आपकी बात हो चुकी है राकेश्वर सिंह जी से। शंकर, अपना सवाल दोहराएं। आप सुन रहे हैं? मैं अपना सवाल दोहराएं आप। जी मैं यही कह रहा था कि जब जो जवान है रिहाई हो चुकी है, एक खुशी का माहौल था जम्मू के लिए और पूरे देश के लिए खुशी का माहौल था। ऐसे में मेरा सवाल यही है कि इस रिहाई के बाद से किस तरह का माहौल वहां पर रहा, और खासकर उन परिजनों के लिए, खासकर आपके लिए कैसा जो पल रहा हो कैसा रहा? जो पल रहा हो कैसा रहा? वो सबसे जिंदगी का सबसे खुशी वाला पल था मेरे लिए, जब मुझे पता चला कि वो वापिस आ गए हैं, आप उन्हें ले आए हैं। तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सर जी। घर में बहुत खुशी का माहौल था, पर दुख भी है हमें सर। मैं आपको बताऊं कि हम अंदर से बहुत दुखी भी हैं, क्योंकि
जो हमारे 22 जवानों ने शहादत पाई है उस एनकाउंटर में, हम उसके लिए बहुत दुखी हैं, क्योंकि उसमें से 210 कोबरा मतलब उनके जवान भी थे, डीआरजी के भी थे, एसटीएफ के थे, सीआरपीएफ के थे। वो मतलब वो भी उन्हीं के साथी थे, उन्हीं के साथ ही निकले थे, बट वापस नहीं आ पाए। उनके लिए हम बहुत बहुत दुख भी है। मैं बोल नहीं सकती कि उनके परिवार में कैसा समय निकल रहा होगा जब से ये बात सुनी है, कैसा मतलब घर में किस तरह का माहौल होगा। मैं समझ सकती हूँ उनके दुख को भी कि कितने दुखी होंगे वो लोग सब। भगवान उनको हिम्मत दे जीने की और उनकी आत्मा को शांति मिले। देखिए, हमारी आपसे जब बातचीत हो पा रही थी, हमने आपसे संपर्क करके इस बात को लेकर के आश्वस्त किया था। आपकी जो मांग थी, आपकी जो अपील थी, हमने अपने सोच के माध्यम से उन तक के पहुंचा दी। आपकी जो अपील थी, हमने अपने सोच के माध्यम से उन तक के पहुंचा जी 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 भी स्पष्ट कर दिया था कि वो सुरक्षित है करके। तो ऐसे में अब जवान जो कि कल वापसी के दौरान उनके साथ मेरी बातचीत भी हुई थी, काफी खुश नजर आ रहे थे। मैंने आपके बारे में भी बताया, साथ ही पूरे बच्ची का जो अपील था वो उसको भी मैंने दिखाया था, जो कि मौके से जब वो माओवादियों के कब्जे में थे उसी दौरान मैंने पूरा वीडियो क्लिप भी दिखाया था कि मैं आपके परिवार से लगातार संपर्क में रहा और आपकी जो अपील थी, आपकी जो सारी चीजें रही मैं बाकायदा उन तक के पहुंचाया। और जब मौके से जब जवान वहां पर थे उस टाइम में मैंने वो सारी चीजें दिखाया था। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात का खुशी है कि एक विश्वास था कि हम लगातार इस उम्मीद पे थे, एक विश्वास था कि जवान की सकुशल रिहाई हो सके। तो हमें इस बात को लेकर के भी बहुत खुशी है कि वे सकुशल उनकी रिहाई हो चुकी है, वे वापस आ चुके हैं और आपसे बात हो चुकी है। हमें इस बात पर बहुत ही खुश है। जी शंकर, जी शंकर, थैंक यू सो मच। जी शंकर, मीनू जी, कुंती देवी जी और सुमित, जी हाँ, राकेश्वर के भाई, आप सभी का और अजय आपका भी खास तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम चाहेंगे अजय कि कार्यक्रम के दौरान आप परिवार के साथ ही रहें। कुछ और अगर जानकारी आती है या बातचीत करनी है तो हम फिर एक बार आपसे जुड़ेंगे। अजय, आप संपर्क बनाए रखें हमारे साथ। इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए जी हाँ, पीके मिश्रा साहब, पूर्व एडीजी सीआरपीएफ हैं। मिश्रा साहब, आपका स्वागत है। स्वागत है बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन कोबरा। मिश्रा साहब, मुझे जानकारी भी है कि आपने छत्तीसगढ़ के इस इलाके में सीआरपीएफ का नेतृत्व भी किया है और ये वो रेड कॉरिडोर का हिस्सा है मिश्रा साहब, जो कि विदर्भ होते हुए आंध्रा और तेलंगाना तक जाता है। विदर्भ का एक इलाका जो कि इंद्रावती नदी के जरिए आंध्रा में नक्सली हमेशा अंदर जाया करते थे। मेरा ये आपसे सवाल है मिश्रा साहब, एक खुशी तो हमें मिल गई कि राकेश्वर वापस आ गए, बंधक बनाए गए, अगवा किए गए, उनके साथ क्या व्यवहार हुआ वो कह रहे हैं सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन 22 जवान शहीद हो गए। मिश्रा साहब, इसके लिए कौन जिम्मेदार? क्या इंफॉर्मेशन गैदरिंग की कमी थी? क्या कोऑर्डिनेशन की कमी थी? और मिश्रा साहब, मेरा ये कहना है कि दूसरे राज्यों में अगर देखा जाए, चाहे महाराष्ट्र हो, आंध्र प्रदेश हो, यहां पर लोकल पुलिस लीड करती है और सेंट्रल फोर्सेस उनको फॉलो करती हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसके उलट है। सेंट्रल फोर्सेस लीड करती हैं और लोकल पुलिस पीछे होती है। इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। यस कृति, मैं बताना चाहता हूं कि इस एरिया सुकमा हो, नारायणपुर हो, मैं इस एरिया को विजिट किया है और जब हमारा जिरम घाटी का ऑपरेशन हुआ था, जहां पर काफी नुकसान हुआ था, काफी कांग्रेस के लीडर शहीद हुए थे, वहां दूसरे दिन मैंने विजिट भी किया था। पहला तो मैं बहुत खुश हूं कि राकेश्वर सिंह मानहास को रिलीज कर दिया गया है और वो अपने बटालियन में ज्वाइन किया है और वो सकुशल है। और उम्मीद था जब उन्होंने जर्नलिस्ट गणेश मिश्र जी से बात किए, जब हिडमा या उनका ग्रुप उनसे बात किए कि हमारे पास राकेश्वर सिंह है, इससे पता लग गया कि वो सकुशल है और वो जरूर उसको रिलीज करेंगे। क्योंकि ऐसा एक चीज पहले भी हमारे साथ हुआ था, जब मणिपुर में हमारा एक कांस्टेबल बीएसएफ का, उनको अगवा कर लिए गए थे, लेकिन उसको
उसका हथियार के साथ, उसका वर्लिस्ट के साथ उन्होंने सकुशल वापस भेजे थे। लेकिन इसमें जो है, मैं बताना चाहता हूं, ये जो ऑपरेशन हुआ, ये ऑपरेशन में इंटेलिजेंस फेल्योर कुछ नहीं हुआ है। इंटेलिजेंस था कि यहां पर हिडमा ग्रुप ऑपरेट कर रहा है और यहां पर अवेलेबल है, लेकिन 4 तरीके का फोर्स वहां पर गया ऑपरेशन करने के लिए। और वहां पर जो है नंबर 1 है कमांड कंट्रोल। जब 4 तरीके के फोर्स जाते हैं, उसमें सीआरपीएफ है, कोबरा है, डीएसजी है, एसटीएफ है, तो उसमें कमांड कंट्रोल और लीडरशिप उनका एक ही लीडर होना चाहिए। और जितने फोर्स गए थे उसके मुताबिक वहां एक डीआईजी और आईजी लेवल का ऑफिसर जो कि ट्रेंड है छत्तीसगढ़ में और बस्तर में ऑपरेट किए होंगे, उस टाइप का लीडर साथ में जाना चाहिए था। और नंबर 1 कि वो काउंटर एम्बुश ड्रिल में माहिर होना चाहिए था, क्योंकि उस एरिया में, उस टेरेन में कभी भी फोर्स जो है वो एम्बुश में फंस सकते हैं और एम्बुश में लगातार फंसे हुए हैं। टाडमेटला में यही हुआ था। और मिश्रा साहब, ताड़मेटला का आपने जिक्र किया, मुझे याद आता है कि 2010 की यह घटना है जब 76 जवान शहीद हुए थे। उसके 11 साल बाद भी 2010 में हुआ था। जी हाँ, उसके 11 साल बाद भी मिश्रा साहब पर शहीद हुए, कोई सबक, जी हाँ, कोई सबक नहीं लिया गया। जी हाँ मिश्रा साहब, मैं आपके पास आऊंगा। ढेरों सवाल है और हम चाहेंगे कि आप आखिर लोगों को बताएं, समझाएं कि सीआरपीएफ जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में माओवाद के साथ दो हाथ कर रहा है, आखिर चूक कहां है। जी हाँ, आंखें खुलना जरूरी है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जो कि नक्सल मामलों को लेकर जानकार हैं और जानकार ही नहीं, इन इलाकों में आपने भारत मां की सेवा भी की है। जी हाँ मिश्रा साहब, आपका फिर ब्रेक के बाद स्वागत है। और हमारे साथ अजय जांडियाल, मेरे सहयोगी जम्मू से राकेश्वर सिंह के घर से हैं। जी हाँ अजय, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पीके मिश्रा साहब के पास कुछ और सवालों के साथ मैं जाना चाहूंगा। मिश्रा साहब, जहां तक बात की जाए सलवा जुड़ुम 2005 में शुरू हुआ था। 2005 में सलवा जुड़ुम शुरू हुआ। आदिवासियों को और खासकर गोंड समाज के लोगों को स्पेशल पुलिस ऑफिसर बनाकर हथियार दिए गए। लेकिन आपको लगता है कि सलवा जुड़ुम कारगर साबित नहीं हुआ और ये घटनाएं लगातार जारी हैं? बिल्कुल, मैं सलवा जुड़ुम का कुछ लोगों से मिला भी है, उनसे बात भी किया है। ये बिल्कुल कुकापारे जो ऑर्गेनाइजेशन था श्रीनगर में, उसको देखते हुए उनको बनाया गया सलवा जुड़ुम, उसको बनाया गया कुकापारे, जहां पर कश्मीर में जो ऑपरेट कर रहे थे पाकिस्तान का जिहादी और हिजबुल मुजाहिदीन जिहादी, उनको टैकल करने के लिए एक इंडियन ग्रुप बनाया गया कुकापारे। लेकिन ये चीज हम बताएंगे कि ऐसा चीज बनाने के लिए सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि हथियार हम सिविलियंस को दे रहे हैं। एसपीओ तो ठीक है, उनको एसपीओ के नाम पे ले रहे हैं, लेकिन उनका ट्रेनिंग और क्या वो बिक सकते हैं या नहीं, ये सब चीज के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। जैसे कुकापारे एक फेलियर हुआ, कश्मीर में कुकापारे एक फेलियर हुआ, सलवा जुड़ुम भी यहां पर एक फेलियर हुआ। इस टाइप के लोगों को नहीं लेना चाहिए। अगर लेना भी चाहिए, उनको परमानेंट होमगार्ड, जैसे हम होमगार्ड लेते हैं परमानेंट, उनको एसपीओ नहीं करके होमगार्ड के तरफ लेना चाहिए, ताकि परमानेंट अगर वो पुलिस में भर्ती होते तो वो अपने मुताबिक अपना पुलिस में होते हुए जैसे वो गर्व महसूस करेंगे, उस मुताबिक वो काम करेंगे। क्योंकि अभी जो है सलवा जुड़ुम में जितने थे वो अभी कार्यरत नहीं है, जो कुकापारे में थे वो कार्यरत नहीं है। तो ये जो चीज है एसपीओ में लेना और उनको फिर बाद में निकाल देना, ये चीज ठीक नहीं है। या तो परमानेंट आप होमगार्ड या एनबीए पे दीजिए और बाद में उनको पुलिस में कांस्टेबल में नियुक्ति कीजिए, अदरवाइज इस टाइप का चीज नहीं करे। मैं तो इसमें बिल्कुल सोचता हूं कि सलवा जुड़ुम वाज ए फेलियर लाइक कुकापारे इन कश्मीर। मैंने कुकापारे को देखा है कश्मीर में, तो वो फेलियर हुआ, यहां भी फेलियर हुआ। आप दरबार घाटी देखिए, जिरम घाटी देखिए, मैंने दोनों जगह जहां पर इंसिडेंट हुआ
वहां पर मैंने गया हूं, नारायणपुर में जब इंसिडेंट हुआ था वहां पर भी गया हूं, लेकिन हर एक जगह जो है सलमा जुर्म कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है और ये चीज होना नहीं चाहिए था। ये मेरा मतलब। जी मिश्रा साहब, इतना ही नहीं तो झीरम घाटी का 2013 का झीरम घाटी का जो हमला था, जो मुठभेड़ थी, उसमें कांग्रेस की एक पूरी नस्ल खत्म हो गई। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए मिश्रा साहब, तो मेरा सवाल आपसे है कि झीरम घाटी का भी जो हमला था वो हिडमा के नेतृत्व में किया गया और हिडमा के नेतृत्व में ही ये दूसरा हमला। ऐसी सूरत में हिडमा कमांडर है, जी हां, बटालियन 1 नक्सलियों की बटालियन 1 का कमांडर है, वो जानता है, वो उस इलाके को बखूबी समझता है। ऐसे में जो एरिया फैमिलियराइजेशन होना चाहिए था वहां चूक हुई है, ऐसा आपको लगता है मिश्रा साहब? बिल्कुल, मैं झीरम घाटी में मैं खुद गया हूं और झीरम घाटी में इंसिडेंट होने के बाद इन लोगों ने तुलसी डोगरी होकर के ओडिशा में चले गए थे। ओडिशा छत्तीसगढ़ बॉर्डर जो था वो तुलसी डोगरी एरिया है। तुलसी डोगरी के थ्रू में उन्होंने कोरापुट मालकानगिरी चले गए थे। तो हमारा जो इंटर स्टेट बॉर्डर है उसमें मैं अभी भी बताना चाहता हूं कि ड्रोन में निगरानी नहीं रखा जाता है, जो कि अभी उड़ीसा आंध्र बॉर्डर में है। उड़ीसा आंध्र बॉर्डर बहुत सुरक्षित है और आप देखेंगे काफी कम इंसिडेंट नक्सलाइट्स का वहां पर होता है जितना छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर में होता है। इसलिए तुलसी डोगरी वहां पर झीरम घाटी में जो इंसिडेंट हुआ इसमें बेशक हिडमा था, लेकिन वह आंध्र ग्रुप वहां से भाग के निकल करके कोरापुट मालकानगिरी में यह प्लानिंग हुआ था झीरम घाटी का और उन्होंने एक्शन लिए आकर के झीरम घाटी में छत्तीसगढ़ में। तो ये जो था आंध्र ग्रुप ने किया था। अब जो है ये चीज जो है लास्ट 2 इयर्स जो है वो हिडमा ग्रुप कर रहा है, क्योंकि उड़ीसा में नक्सलाइट्स कम होके जा रहे हैं। पात्र जब सरेंडर किया उसके बाद उनका हड्डी टूट गया है, आंध्र में भी कमजोर पड़े हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा है। क्योंकि बस्तर एक जगह है, बस्तर को हम पूरे पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं, अभी भी टाइम है बस्तर के अंदर घुसने के लिए। मैं अमित शाह जी को भी सुन रहा था, कोशिश हो रहा है कि हमारा जो IRB बटालियन है और जो STF है और जो बस्तरबंद बटालियन है, इनको ज्यादा ट्रेनिंग उस टेरेन में देने के लिए कोशिश हो रहा है। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूं, हमारे पास टेक्निकल चीज बहुत है, लेकिन हम कम्युनिकेशन का इस्तेमाल अभी तक ठीक से नहीं कर रहे हैं। और जब ऑपरेशन हुआ, रिजर्व कहां पर है, रिजर्व कैसे आएगा, हेलीबाउंड ऑपरेशन कैसे होगा और रिजर्व को कैसे पहुंचा जाएगा और काउंटर एम्बुश ड्रिल कैसे किया जाएगा, ये सब चीज के बारे में पहले इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया था। और शायद कमांड कंट्रोल में लूज जरूर हुआ है और इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक लीक हो जाएगा। जब इतने बड़ा फोर्स जा रहे हैं ऑपरेशन करने के लिए, यही बड़ी चूक जरूर लीक आउट हो जाता है और वहां के आदिवासी जो हैं वो प्रेशराइज होकर के इंफॉर्मेशन दे देते हैं। ये चूक है बिल्कुल। जी मिश्रा साहब, हमने ये भी देखा कि राकेश्वर सिंह की जो रिहाई हुई आदिवासियों के सामने जन अदालत लगाकर की गई। ऐसी सूरत में यह दिखाई देता है और समझ आता है कि उन जंगलों में आज भी दबदबा और कब्जा नक्सलियों का ही है। जी आगे बढ़ते, जवान को छुड़ाने के लिए मध्यस्थ बने पद्मश्री धर्मपाल सैनी से बात की हमारे संवाददाता शंकर सुकमा ने। सरकार की तरफ से 2 सदस्यीय टीम यहाँ पर गठित की गई थी, एक पैनल यहाँ पर पहुंचा हुआ था। आइए हम बात करने की कोशिश करते हैं, जो अध्यक्षता में यहाँ पर टीम पहुंची हुई थी, सीधे हम बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा सैनी जी, जैसे कि आप यहाँ पहुंचे हैं, क्या कुछ बातचीत हुई थी? उसके बाद अब जवान रिहा हो चुका है, इंडिया न्यूज़ पर आप दर्शकों को कहना चाहेंगे कि क्या कुछ बात हुई थी और जब आप यहाँ पर आए थे तो कैसा माहौल था? जो बातचीत हुई थी वो मध्यस्थता के बारे में हुई थी, कि जो प्रवक्ता महोदय थे उन्होंने जो जानकारी दी थी कि हम मध्यस्थता की टीम के सामने ही जवान को छोड़ेंगे, उसकी पूर्ति के लिए मुझसे बातचीत की गई, वार्ता करने के लिए। अगले दिन जब डिटेल में चर्चा हुई मेरी, तो तक मैं अखबार में पढ़ चुका था और उनकी पुत्री का और भाई का फोटो भी देख चुका था। इससे मुझे संवेदना भी मेरी तीव्र हुई और अपनी एज को देखते हुए भी मैंने उसके लिए हाँ कही कि मैं वार्ता के लिए तैयार हूँ। अगर वार्ता करने से, हम लोगों की मध्यस्थता करने से अगर ये रिहाई होती है
जैसा कि कहा गया है। तो यहाँ आकर के आज जब मैं पत्रकारों के साथ में आया, लेकिन तब मुझे मालूम था कि मैं पत्रकारों के साथ आऊँगा। मुझे लग रहा था मैं गांव वालों के साथ जाऊँगा। जब आप लोगों ने कहा आगे जाकर के मैं हम लोग पत्रकार हैं, तो मुझे ये जानकारी मिली कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, वो भी मुझे बहुत अच्छा तो इस लगा। पूरे मामले में आप पत्रकार की क्या भूमिका देखते हैं, कितनी मेहनत देखते हैं? उनका बहुत सकारात्मक भूमिका रही और बहुत मेहनत की उन्होंने, बड़ी सूझबूझ से मेहनत की है। इसलिए उनको भी धन्यवाद देने का मेरा दायित्व बनता है। और यहाँ आज जो मैं देख रहा हूँ, तो मुझे एक बात लग रही है कि उनको अपने परिवार से बातचीत करने का अवसर आज ही दिया जाना चाहिए। इसलिए वो बहुत उनके मन में, जैसे उनके परिवार में उथल पुथल मची होगी, ऐसे उनके मन में भी मुझे दिखाई दे रहा है। एक संवेदना बहुत जागृत है। बस इतना मैं कहना चाहता हूँ। तो इससे पहले हमने देखा कि ऐसा पहली बार हुआ कि इतने कम समय में वार्ता के लिए तैयार हुए हैं और जवान को रिहाई किए हैं। तो ऐसे इससे पहले कोई ऐसे मामले रहे हों? और बहुत मेरे बड़ा सकारात्मक रूप से कहना चाहिए, बहुत पॉजिटिव ढंग से ये काम पूरा हुआ। ये एक अच्छा दृश्य है, एक अच्छा दृश्य। थैंक यू। ये थे सैनी जी, जिस तरीके से हमें और आपको बता रहे थे, जो कि मध्यस्थता के बीच यहाँ पर पहुंचे और माओवादियों के साथ वार्ता करके जो कि जवान की सकुशल रिहाई हो चुकी है। शंकर को जो कि मध्यस्थ बने पद्मश्री धर्मपाल सैनी से बात कर रहे थे और बता रहे थे कि आखिर कैसे ये मध्यस्थता की गई और कैसे रिहाई हुई। हमारे साथ हमारे सहयोगी जम्मू में, जी हां, अजय जंडियाल मौजूद है। अजय, हम चाहेंगे कि राकेश्वर सिंह के भाई सुमित अगर आपके साथ हैं तो उनसे आप 2-3 सवाल पूछे। अगर उनकी राकेश्वर से बात हुई तो क्या उन्हें यह बताया गया कि आखिर नक्सलियों ने उन्हें कहां-कहां घुमाया, क्या उन्हें टॉर्चर किया, क्या वक्त पर खाना देते थे या नहीं देते थे, कैसा व्यवहार हुआ? हम ये चाहेंगे कि आप सुमित से ये सारी बातें और जानकारी लें। जी मुनीष जी, मैं इस वक्त मेरे साथ सुमित हैं। और सुमित, आपको बता दूं कि 5 दिनों तक ये परेशान तो थे ही, मगर क्योंकि ये चाहते थे कि जल्द से जल्द सरकार कुछ करे, क्योंकि सरकार अगर कुछ नहीं करेगी तो इनको डर था कि कुछ भी हो सकता है। इसीलिए आपको बता दूं, कल जब रिहाई हुई थी उससे 24 घंटे पहले जम्मू में एक जो हाईवे है अखनूर और राजौरी पुंछ को जो जोड़ता है, उस पर बंद किया गया था। उसमें इनका परिवार था, बाकी अन्य लोग थे। वो इसलिए क्योंकि इनको कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं मिल रही थी। सुमित, अब चीजें अच्छी हो गई हैं, सब बढ़िया हो गया है, भाई पहुंच चुके हैं सुरक्षित जगह पर। पहले ये बताइए कि कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे अपने भाई को, और उसके बाद क्या उनसे बात हो पाई? मैं बहुत खुश हूँ। हम खुशी बयान नहीं कर सकते कि हमारी कितनी खुशी है, बहुत ज़्यादा। पर मैं मीडिया के माध्यम से मीडिया को थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि मीडिया के माध्यम से हमें सब सारी इन्फॉर्मेशन मिली, और सतीश को मेरे दिल से थैंक्स है। पर ये बताइए, भाई से बात हो पाई आपकी आज या कल? कब बात हुई, क्या बताया उन्होंने कि क्या हुआ था, कुछ बताया? कल भी हुई थी बात। कल तो आप देखा कि सारे इधर परिवार था, सब फोन का पता नहीं चला, फोन कहाँ चला गया। थोड़ी सी बात पर आज बात हुई है, ठीक ठाक है। बोलता मैं ठीक हूँ। मैंने पूछा कोई लगी, बोलता कुछ नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ठीक है। कुछ बताया कि उनको कहाँ ले गए, कैसे लेके गए? अभी नहीं, वो इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। वो भी बताया नहीं। अब भाई का इंतजार कैसे हो रहा है, कि कितना इंतजार है, कब आ रहे हैं? इंतजार ही हम सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द घर आ जाए। पूरा मोहल्ला वेट कर रहा है, पूरा परिवार वेट कर रहा है कि कब वापस आए वो। कितना सपोर्ट आपको यहाँ मिला जब ये हुआ था? हमें पूरा सपोर्ट मिला, लोगों का पूरा सपोर्ट मिला और मीडिया का पूरा सपोर्ट मिला हमें। अब क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि भाई भी आपके देख रहे होंगे आपको, क्या कहना चाहेंगे भाई को, क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई को यही बोलना कि अब जल्द से जल्द घर आ जाओ। आपके घर में शादी भी है सुना भाई की, एक आप? हाँ, मेरे चाचा की बेटे की शादी है, वो इसी महीने लास्ट मंथ में, और उसके ब्रदर इन लॉ की भी शादी है, वो भी सेम ही डेट पे है। तब मैं ऐसे लास्ट टाइम फोन आया था तो मैं मुझसे मजाक कर रहा था, मैं तुम किसकी शादी में जाना है? साले की शादी में जाना है, चाचे के बेटे की शादी में जाना है? बोलता दोनों जाना, मैं दोनों नहीं जाया जाता, एक ही शादी में जाया पाएगा। ऐसे मजाक कर रहे थे। एकदम फोन आया था, कोई मंडे ट्यूसडे को फोन आया था, ऐसे बात कर चल रही थी। जब ये सुना, फिर ये खबर जब इंसिडेंट हुआ उसके बाद? फिर उसके बाद तो कोई मेरे को तो होश ही नहीं, मेरा दिमाग ही नहीं काम किया, ना कोई होश थी। एक आपसे एक चीज, क्योंकि भाई जो होता है दोस्त भी होता है, ये बताइए कि क्या भाई खुद सीआरपीएफ में जाना चाहते थे, क्या वजह थी? उनको बचपन से शौक था,
एक इंसान को बचपन से शौक होता है ना कि मैं देश की सेवा करनी है, बस उसको स्टार्टिंग से यही जज्बा था कि मैंने देश की सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है। वो वैसे बड़ी बार ट्राई भी करता था। अजय, चलो एक बार अजय, आपको पता मुश्किल है नौकरी लेना कौन सी चीज है। और वो अजय, आपने राकेश्वर सिंह के परिवार के तमाम सदस्यों, उनकी पत्नी, उनके भाई और उनकी माताराम से बात कराई। आपका धन्यवाद। और उनकी गली को इंतजार है, जी हाँ, उनके अपने लाडले का, कि वो चलता हुआ पहुंचे, क्योंकि इन पलकों को इंतजार है कि हाँ, जी हाँ, किसी का सुहाग आएगा, किसी का बेटा तो किसी का भाई। हमारे साथ पीके मिश्रा साहब और हमारे साथ अन्य मेहमान जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।